कैसे हो चौमुखी विकास, एक ही टॉपिक पर रखा गया है। आमतौर पर मीडिया संस्थानों में से कई टॉपिक पर बात होती है, बहुत जटिल है, लेकिन विकास से बड़ा, धनबाद से विकास, धनबाद के विकास से बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता है, मेरा हम लोग का मानना है, संस्थान का मानना है। और सत्र का प्रारंभ हम राजनीतिक वर्ग के लोगों से करेंगे। मेरा निवेदन होगा मंच पर इस सत्र के में जो भाग लेंगे, उस सत्र में छरिया विधायक पूर्णिमा सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह, कांग्रेस के युवा नेता वैभव सिन्हा, उदय प्रताप सिंह इस सत्र में भाग लेंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो मंच पर आ जाएंगे। मंच के अन्य सदस्य वो मंच के नीचे आ जाएंगे। जब दूसरे सत्र की बारी आएगी तो उनकी बुलाहट होगी और उनसे निवेदन करूंगा कि उस समय आएंगे। मैं आग्रह करूंगा मंचासीन रहेंगी पूर्णिमा सिंह जी राजनीतिक सत्र के लिए, अशोक सिंह जी से आग्रह होगा वो भी मंचासीन रहेंगे, वैभव सिन्हा से आग्रह होगा वो मंच पर आएंगे और उदय प्रताप सिंह जी से आग्रह होगा वो मंच पर आएंगे। इंटरव्यूनर के रूप में हमारे पास हमारे गार्जियन डॉक्टर प्रमोद पाठक रहेंगे और प्रमोद झा जी को मैं आग्रह करूंगा वो आ जाएंगे। धनबाद की राजनीति के इतिहास में लंबे समय तक प्रासंगिक रहे हैं और अब भी प्रासंगिक हैं। धनबाद के मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के रूप में जाने जाने वाले सांसद, भूतपूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी हैं और वो उनका कोई कार्यक्रम अब इस कार्यक्रम के बाद है जहाँ उन्हें जाना है, तो कार्यक्रम के सत्र के प्रारंभ के रूप में इस तरह से प्रारंभ किया जाएगा सत्र को, जिसमें राजनीतिक हस्तियों से ही शुरुआत करते हैं। और अब हम धनबाद के भूतपूर्व सांसद की स्थिति को सुनना चाहेंगे। विषय यही होगा, धनबाद का कैसे हो चौमुखी विकास। अपने वक्ताओं से मेरा पुनः विनम्र निवेदन किया है कि उनके विचार का जो प्रभाव होगा उसे अगर 3 से 4 मिनट की सीमा में रखा जाए तो अन्य वक्ताओं और श्रोताओं के लिए बड़ा हितकर होगा, क्योंकि बोलने की कोई सीमा नहीं होती है और विचार गहनता की भी कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए मैं भूतपूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी से आग्रह करूँगा कि वो अपनी विचार यात्रा की शुरुआत करें और हमें धनबाद का कैसे हो चौमुखी विकास, पीछे की बातें को अगर हम लोग नहीं चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। भूत नहीं करना है, वर्तमान और भविष्य को लेकर के चलना है, क्योंकि गड़ा मुद्दा उठाने से कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं भूतपूर्व सांसद माननीय सिंह साहब से आग्रह करूंगा कि धनबाद का कैसे हो चौमुखी विकास, इस पर अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। सिटी लाइफ के 12 वर्ष पूरा होने के बाद आज के कार्यक्रम में उपस्थित धनबाद के वयोवृद्ध और पत्रकारों के लिए प्रेरणा स्रोत आदरणीय बनखंडी मिश्र जी, धरिया के माननीय विधायक श्रीमती पूर्णिमा सिंह जी, हमारे यहाँ पर पुराने साथी विजय झा जी, प्रमोद पाठक जी, अशोक सिंह जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिला के अध्यक्ष
श्री चेतन गोयनका जी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर A.K. सिंह जी, इस सभागार में अभी तो परिचय नहीं हुआ है, लेकिन विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के कुलपति जी सामने बैठे हैं। असरफी हॉस्पिटल के श्री हरेंद्र सिंह जी, या कांग्रेस के नेता वैभव सिंह जी, गोल या संतोष जी, सभी उपस्थित यहाँ पर धनबाद के विशिष्ट नागरिकगण, उपस्थित सिटी लाइफ परिवार के सभी सदस्यगण, उपस्थित हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पूर्व की बात इस सिटी लाइफ के स्थापना दिवस में शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से एक विशिष्ट पहचान सिटी लाइफ ने अपने 12 वर्ष के क्रियाकलापों में किया है। कहा कि पल का समाचार लोगों को उपलब्ध कराने का काम सिटी लाइफ करता रहा, और क्यों न हो, या निष्पक्षता के साथ जिसके बनखंडी मिश्र जी आशीर्वाद दिए हों स्थापना में, और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर जो लाल बहादुर शास्त्री जी के एक ईमानदार प्रधानमंत्री जो गरीबी से चलकर और प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा, वैसे प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर इसकी स्थापना हुई। निश्चित रूप से यह अपने कर्तव्यों का, जहाँ महात्मा गांधी ने एक संदेश दिया वह सत्य और अहिंसा का, जहाँ भगवान महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया था, उसको महात्मा गांधी ने सत्य को जोड़ने का काम किया। और यदि सिटी लाइफ सत्य पर चलता रहा तो जिस ऊंचाई पर महात्मा गांधी पहुंचे हैं उस ऊंचाई पर सिटी लाइफ भी पहुंच सकता है, लेकिन रास्ता वह सबका। इसलिए आज के दिन मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, और इनको आगे जब यह सिटी लाइफ का वर्षगांठ मनाए तो यह और भव्य, क्योंकि समाज के सभी प्रतिष्ठित लोगों को देखा यहाँ शामिल, और निश्चित रूप से यह सिटी लाइफ धनबाद के लोगों को समाचार, सत्य पर आधारित समाचार पहुंचाता रहे। यही शुभकामना के साथ भारत माता की जय, महात्मा गांधी के अमर रहे, और जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो प्रवास स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुझे बोलने का मौका मिला है। सिटी परिवार के तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, और आपका सराहनीय योग रहा कि पोर्टल के इस युग में आपका व्यू भी बहुत ज़्यादा है, आपका समाचार भी बहुत ज़्यादा आता है, और लोग पढ़ते भी हैं। अखबार में आने से पहले आपका न्यूज़ पढ़ लिया जाता है, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि
आप धनबाद के संबंध में हमें बोलने का मौका दिया है, इसके लिए भी आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, यहाँ बहुत से लोग हैं, माननीय झरिया के लोकप्रिय विधायिका धीरज पूर्णिमा सिंह जी, कांग्रेस के दो दिग्गज नेता हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, अशोक भैया और मित्र जुनको वैभव भाई, और जितने बड़े लोग हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार। धनबाद का सबसे जरूरी आज के डेट में एयरपोर्ट होना चाहिए, और एयरपोर्ट के लिए मैं यही कहूंगा कि सिटी लाइफ भी एक मुहिम चलाए कि धनबाद में एयरपोर्ट हो, क्योंकि यहाँ हमारे बहुत ही विद्वान लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक से एक बीमारी जब होती है तो लोगों को कलकत्ता और दुर्गापुर प्लेन पकड़ना पड़ता है या रांची जाना पड़ता है। उससे भी यही चाहिए कि अगर सिटी लाइफ अगर इसका कुछ आगे बढ़ाने का, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेगा तो सिटी लाइफ के साथ साथ बहुत दिन का व्यू है, बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग देखते हैं, तो इसमें कुछ इस आंदोलन को भी सहायता होगा, मदद होगा। साथ ही जो हमारा बड़ा बड़ा यहाँ पर उद्योग है, वो भी लोग यहाँ उद्योग लगाने के लिए नहीं सोचता, क्योंकि यहाँ पर साधन नहीं है, हम लोग साधन विहीन हो जाते हैं। एक राजधानी है और अभी वंदे मातरम अभी स्टार्ट हुई होगी धनबाद से कलकत्ता के बीच, गया से कलकत्ता के बीच, ये भी एक चुनमुना है मेरे हिसाब से। इसलिए मैं चाहूंगा माननीय विधायिका जी भी है यहाँ पर, इनसे भी यही चाहेंगे कि ये भी आवाज उठाएं और धनबाद को दिल्ली के लिए एक स्पेशल ट्रेन हो, और कम से कम धनबाद से दिल्ली लोग यहाँ से जाए, धनबाद से खुले। और जो भी सिटी लाइफ देखते हैं उनसे मेरा यही आग्रह है कि सिटी लाइफ को आप अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, सिटी लाइफ आगे बढ़े, उसके साथ आपका झारखंड और धनबाद का भी नाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 2 मिनट मिला था, मेरा मुख्य मांग यही था कि सिटी लाइफ कम से कम प्लेन एयरपोर्ट का मुद्दा जरूर अपने चैनल के माध्यम से उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपको जो हमें वो बोलने का मौका दिया। सिटी लाइफ परिवार के सभी को धन्यवाद, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। धन्यवाद। उधर हमारे सामने बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सिटी लाइफ को इनके स्वर्णिम 12 वर्ष के लिए कंप्लीट करने के लिए बधाई देना चाहूँगा, और इन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने आज एक ऐसा कॉन्क्लेव का आयोजन किया जहाँ पर हम देख सकते हैं धनबाद के लोग, प्रमुख लोग यहाँ बैठे हैं, शिक्षा जगत के लोग बैठे हैं, चिकित्सा जगत से लोग आए हैं, खेल से लोग आए हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में जो अपना काम कर रहे हैं वो लोग आए हैं, राजनीति के क्षेत्र से लोग आए हैं। सभी लोगों को एक हॉल में, एक मंच पर, एक कार्यक्रम में बिठाना, एक साथ लेके आना अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो मैं आप सबसे एक बार आग्रह करूंगा कि सिटी लाइफ को उनकी इस पहल के लिए तालियों से स्वागत करें। मुझे 3 मिनट दिया गया बोलने के लिए प्रशांत जी द्वारा। 1 मिनट ले चुके हैं जी, वो हम जिस क्षेत्र से आते हैं और संबोधन में ही और मंच पे नाम लेने में ही 1 मिनट जाता है। और सम्मानित मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित प्रभुजनों का मैं अभिवादन करता हूँ। जैसा कि मैं पहले भी कई जगह मैं चर्चा कर चुका हूँ, धनबाद एक कोल बेस्ड इकोनॉमी है। जो धनबाद की पूरी इकोनॉमी है, वो जो अर्थव्यवस्था है धनबाद की, कोयला पे आधारित है। तो ये हम ये सोच रहे हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि भारत जीरो कार्बन इमिशन 2050 तक जीरो कार्बन इमिशन के लिए सिग्नेटरी है। 2026 वर्ष उसको ग्रेस दिया गया, 2070 तक भारत में जीरो कार्बन इमिशन होना है। वैसी परिस्थिति में जब पूरी इकोनॉमी
फॉसिल फ्यूल पर निर्भर करती है, कोयले पर आधारित है, तो धनबाद का भविष्य 2050 के बाद या 2070 के बाद क्या होगा, हमें उस पर विचार करना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इकोनॉमी को डेवलप करना होगा, चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में। मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत आगे धनबाद बढ़ रहा है, बाहर से भी लोग धनबाद में चिकित्सा सुविधा लेने के लिए आ रहे हैं। खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में धनबाद में बहुत काम हो रहा है। तो ऐसे ही इस कामों को गति देने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2025 में हमें है कि 2050 के बाद या अगले 25 वर्षों के बाद या अगले 35 वर्षों के बाद धनबाद का भविष्य क्या रहेगा, इसे हमें सोचने की जरूरत है, उस पर विचार करने की जरूरत है। दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक हमारे पास उदाहरण है, जो उनकी पूरी इकोनॉमी तेल पर निर्भर करती है, लेकिन उन्होंने आगे की सोचते हुए उन्होंने टूरिज्म पे बहुत फोकस किया है। लगभग 12% GDP दुबई में कंट्रीब्यूट कर रहा है, टूरिज्म के माध्यम से 12% GDP कंट्रीब्यूट कर रहा है दुबई में। तो कहीं ना कहीं हमें भी उस पर विचार करना होगा कि धनबाद, आने वाला धनबाद एक शिक्षा के क्षेत्र के रूप में जाना जाए, आने वाला धनबाद एक खेल के केंद्र के रूप में जाना जाए, आने वाला धनबाद एक चिकित्सा के केंद्र के रूप में जाना जाए। तभी हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने आने वाले बच्चों के लिए धनबाद को संजो सकेंगे। इसी में पहल करने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, समाज सेवा से लोग आते हो, शिक्षा जगत से आते हो, राजनीति से आते हो। हमारा उद्देश्य हमें धनबाद के अस्तित्व को बचाने की है। मैं सिटी लाइव को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मुझे जैसे मामूली युवक को इस मंच को गणमान्य लोगों के साथ साझा करने का मौका दिया। मेरी बातों को आप लोगों ने गंभीरता से सुना, अपनी बातों से अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अशोक जी, आपसे निवेदन है, सैल्यूटेशन की जरूरत नहीं है, एजेंडे में से संस्थापक और धनबाद के पूरे झारखंड के पत्रकारिता के विश्व पितामह मनखंडी मिश्र जी, सम्मानित मंच और इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी महानुभाव, सबसे पहले तो मैं सिटी लाइव को उसके बारे में सालगिरह के अवसर पर उसको बधाई देता हूँ और इस बात की भी बधाई देता हूँ कि आज इस लक्ष्य में जो उन्होंने कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जो सब्जेक्ट रखा है कि धनबाद का विकास कैसे हो सकता है, क्या करना चाहिए जो धनबाद के उन्नति में सहायक। तो मैं तो खुद काम करने में विश्वास रखता हूँ, कहता कम हूँ, करता ज़्यादा हूँ। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की, वो है बेरोजगारी। और रोजगार को हम कैसे धनबाद में रोजगार का सृजन करें, हमें उसकी और सोचने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। आज जितना कृषि क्षेत्र में रोजगार अगर आप उत्पन्न करना चाहें तो हजारों हजार लाखों लाख लोगों को आप इंगेज कर सकते हैं। तो खेती को कैसे यहाँ बढ़ावा दिया जाए, जिसमें मेरा फोकस भी है, मैं काम भी कर रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में खेती को लेकर के। धनबाद के लोगों से मेरी यही अपील है कि उस सेगमेंट को बढ़ावा दें जो आपका स्थानीय प्रोडक्ट अगर कुछ आता है, कोई भी मिट्टी लेकर के आता है जो लोकल किसानों की उपज है, तो आप उसको कम से कम अपने यहाँ इस्तेमाल करना शुरू करें, ना कि मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रोडक्ट का इस्तेमाल। अगर धनबाद को लेना चाहते हैं, धनबाद में आज आप देख लीजिए IIT है, PIT सिटी है हमारे यहाँ, इसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। लेकिन धनबाद में एक भी उस तरह का आज तक क्रियान्वयन नहीं किया गया कि IIT पार्क अगर धनबाद में होता है तो यहाँ के जो युवा हैं जो बाहर जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, उनको यहाँ पर रोजगार मिलेगा। और जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, अपने देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनको भी कब दर पे लेबर मिलेगा। तो धनबाद का अगर विकास सचमुच चाहिए तो रोजगार का सृजन करना चाहिए। हम
यहाँ पे कोयले का उत्पादन करते हैं। वो गैस इंडस्ट्रीज धीरे 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 करके सारी बंद होती चली जा रही, बंद हो गई। हाटकों के यहाँ का लाइफ लाइन था, लेकिन आज वो लाइफ लाइन खत्म हो गई। कम से कम 1.5 से 2 लाख मजदूर उसमें काम करते थे हाटकों की इंडस्ट्री, लेकिन वो आज कहीं न कहीं प्रशासन है और उसमें जो जिम्मेवार है वो हम जैसे जो राजनेता है वही उसके लिए जिम्मेवार है कि उन्होंने इसके लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं तैयार की, ना ही उसको किस तरह से मदद पहुंचाया जाए उसके लिए उन्होंने काम किया। यहाँ पे विधायक भी बैठे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला है, आप लोगों को याद होगा अगर आप 1.5 साल से चिंता तक चले जाइएगा तो उस समय सिरामिक की जो ईंटें बनती थी यहाँ से वहाँ तक आपको सैकड़ों की संख्या में सिरामिक इंडस्ट्री, लेकिन आज एक भी नहीं। वजह क्या? इस वजह को तलाशने की जरूरत है और वजह तलाशने के यहाँ के राजनेता जो अधिकारी हैं वो 2 साल 1 साल 3 साल आजकल तो 6 महीना में ट्रांसफर हो जाता है डीसी का, तो वो आपके जिले के लिए विकास का पैमाना नहीं बना सकता। उसको अगर करना है तो यहाँ के लीडर चाहे किसी भी दल से हो, उन लीडरों को काम करने की आवश्यकता है, उनको अपना विजन लगाने की आवश्यकता है और जो पदाधिकारी हैं उनसे वो काम लें, जैसे भी हो कि इस इंडस्ट्री को बचाएं। हमारे बाजू में ही कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया है, विजय झा जी बैठे हैं, उनको मेरे से ज़्यादा अनुभव है क्योंकि वो रहे हैं बियाडा के चेयरमैन रहे। तो किस प्रकार ये इंडस्ट्री धीरे 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 बोकारो से लेकर के धनबाद तक जो बंद हुआ है इसको कैसे पुनर्जीवित करें। जब तक ये पुनर्जीवित नहीं होगा तब तक धनबाद के डेवलपमेंट के बारे में हम नहीं सोच सकते। हम एयरपोर्ट ले आए, हम ये सारी फैसिलिटी ले आए, हम एम्स ले आए, एम्स के बराबर है हम आप रहेंगे, एम्स का अस्पताल 30 सेकंड, लेकिन एम्स का डिमांड हम करते हैं और हमारे पास सेंट्रल हॉस्पिटल जैसा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के अस्पताल है, बीसीसीएल के पास ये साल के तहत करोड़ों करोड़ का फंड है, क्या आप उस फंड से वो अच्छे डॉक्टर्स की वहाँ पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं? फंड से अगर आप देखेंगे तो ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट्स है सेंट्रल हॉस्पिटल, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एम्स आए, ज़रूरी है कि जो स्वास्थ्य है उसको कैसे और बेहतर करें। तो मैं तो विधायक से यही अनुरोध करूँगा, चूँकि हम चेक नहीं करते हैं और बीसीसीएल के साथ इनका हमेशा सामंजस्य भी रहता है, बातचीत भी रहता है, तो सेंट्रल हॉस्पिटल को अपग्रेड कराए, वहाँ डॉक्टरों की पोस्टिंग कराए, जिससे कि धनबाद में जो ट्रॉमा सेंटर की कमी है, एक भी रोड एक्सीडेंट होता है तो यहाँ से सीधा लोगों को रेफर किया जाता है दुर्गापुर, यहाँ पे उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो इसीलिए धनबाद के चौमुखी विकास के लिए यहाँ के राजनेताओं को अपने कर्तव्यों का बोध होना पड़ेगा और कर्तव्यों का बोध होने से नहीं होगा, उसका निर्माण भी उनको ईमानदारी से करना पड़ेगा। और इसी के साथ में सिटी लाइफ को एक बार पूरा उसके 12 बरस के लंबे अंतराल में जो धनबाद को उसने सेवा दिया है, एक सच्चे पत्रकार का उन्होंने पालन किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। जी धन्यवाद। मैं विधायक छरिया भोलेवाली से आग्रह करूँगा कि वे अपने विचार दें और खास करके एजेंडा पर फोकस करें, क्योंकि एक समय था जब धनबाद छरिया के नाम से जाना जाता था, आज छरिया की वो ख्याति कहीं लुप्त हो गई है और एक समय था जब धनबाद एक औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता था, आज वो भी कम पड़ा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर भोलेवाली अपने विचार के रूप से सिटी लाइफ के संरक्षक संस्थापक श्री बनखंडी मिश्र जी उपस्थित, धनबाद जिले के सभी सम्मानित जन, मंच पर आसीन सभी लोगों को और विशेष करके इस सभागार में जो थोड़ी संख्या में महिलाएं हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को अभिनंदन, आप सभी को जोहार। हम धनबाद के चहुमुखी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक एक एजेंडा पकड़ के बैठे हैं। कोई इंडस्ट्री पकड़ के बैठा है, कोई रोजगार पकड़ के बैठा है, कोई एयरपोर्ट पकड़ के बैठा है और कोई जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं पर डालने में बैठा है। जब आप चहुमुखी विकास की बात करते हैं तो आप जिम्मेदारी एक पर नहीं डाल सकते हैं, जिम्मेदारी हम सब की है। हमारी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है क्योंकि आपने चुनकर जहाँ बिठा दिया है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ जरूर जाती है। धनबाद
के डेवलपमेंट की बात करें तो निश्चित तौर पर जितनी केंद्र सरकार की इकाइयां यहाँ पर हैं और जिस तरीके का रेल रेवेन्यू और खदानों से जो पैसा आता है मुझे लगता है उसमें थोड़ी हमें भागीदारी जो हमारे डेवलपमेंट में होनी चाहिए कम मिली है। लेकिन उम्मीद रहती अगर अच्छे निर्णय लोग लेंगे और अच्छे लोग इन महत्वपूर्ण पदों पर आएंगे मुझे लगता है कि विकास जरूर होगा। लेकिन मेरी जो एक शिकायत रहती है कि जब मैं बाहर जाती हूँ या आजकल हम सब सोशल मीडिया में काफ़ी जो है एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे ट्रोल्स और मीम्स आजकल हम लोगों की जनरेशन के बाद से शुरू हुआ है। और इनमें जब धनबाद का बात आता है ना तो लोग कोयले के लिए जब धनबाद को नहीं जानते हैं। मैडम जी मैं बताना चाहूँगी कि आप चाहते हैं कि आप झरिया के गौरव के और उसके इतिहास की बात कर रही हूँ। आज लोग झरिया को सिर्फ और सिर्फ अग्नि प्रभावित क्षेत्र के रूप में जानते हैं, उसके गौरवशाली इतिहास को नहीं जानते हैं। आज लोग धनबाद को उसी तरीके से ना कतरास जानते हैं ना नागमारा जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक धनबाद एक शब्द जानते हैं और जानते हैं कि एक पिक्चर बनी थी जिसकी वजह से जिसने क्राइम को दर्शाया था। और मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए, उस समय मेरा विवाह यहाँ नहीं हुआ था, मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि यहाँ के लोगों ने इस बात का विरोध नहीं किया, इस बात का विरोध नहीं जताया जिसने आज सबसे ज्यादा आपके नाम को बदनाम करके रखा हुआ है, सिर्फ इस जिले में नहीं, इस प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। मुझे लगता है कि जब आप विकास की बात करते हैं तो आपको विकास के लिए अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी उसी समय लड़ना होगा। आज आपके पास IIT 2 स्कूल ऑफ माइंस है पूरे देश में, उसमें से एक आपके जिले में है जो इतना पुराना है। आपके पास IIT है, आपके पास सिंपल जैसी संस्था है, लेकिन उसके बावजूद आपको जाना किस लिए जाता है? मुझे लगता है सबसे पहले इस सभागार में और कभी अगर बात हो आप अपने गौरव के बारे में बात कीजिए। जब तक आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, कर लेंगे। और मुझे कहीं ना कहीं शायद मेरी शिक्षा संस्कार ऐसे रहे हैं कि आप जहां रहिए अपना 100 नहीं 200% कमा कीजिए। आजकल मैं देखती हूँ समाज सेवा, अब ये शब्द मुझे थोड़ा सा हास्यास्पद लगने लगा है, इसलिए क्योंकि ये शब्द के साथ एक टाइमर लगा हुआ है और वो टाइमर एक खास समय में एक्टिव होता है और एक खास समय में बंद हो जाता है। आप वाकई में धनबाद को बदलना चाहते हैं, यहाँ के विकास को, तो आप विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों ढूंढ रहे हैं? आप विकास लोगों में क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? धनबाद और झारखंड की समस्या यही है, मैं जितना समझ सकती हूँ आज तक, कि या तो अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है। उसको बीच में बांटने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की क्यों है? उसको बांटने की जिम्मेदारी जिनके पास पैसा है उनकी क्यों नहीं? तो जिम्मेदारी और घर वो दोनों एक तरफा नहीं चलेगा। और आप सब घर के सदस्य हैं, हम सब इस घर के सदस्य हैं, मुझे लगता है हम सबको जिम्मेदारी बराबरी से उठानी चाहिए। और विश्वास है कि मैं मानती हूँ और आप सब मानते हैं, शायद इसीलिए आज एक कॉन्क्लेव हो रहा है और ये विषय पे डिस्कशन हो रहा है कि जो हक और हिस्सेदारी बात की आज उसकी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अगर ये डिस्कशन होना शुरू हो गया है तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है और ये आने वाले अच्छे दिनों की अच्छे दिन ये आने वाले सच में अच्छे दिनों की धनबाद के लिए एक अच्छी शुरुआत है। आप सब और हक हिस्सेदारी की बात हो रही है, महिलाओं की प्रतिभागिता, मैं महिला हूँ इसलिए मैंने गिन भी लिया यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं, कुल मिलाकर 20 से 22 महिलाएं हैं इस सभागार में, पुरुष ज्यादा होंगे। मुझे लगता है आपको भी अपने घरों से जितना कर सकते हैं उतने सब, हर कोई नहीं कर सकता। वही कहानी है उस गिलहरी की जो राम सेतु में सिर्फ जो है बालू झाड़ कर आती थी, तो उतना भी कर सके तो बहुत है। तो अपने घरों से निकलकर जितने लोगों को आप प्रेरित कर सके और बाहर निकलकर जन सेवा करने के लिए, मैं समाज सेवा नहीं बोलूँगी, जन सेवा करने के लिए उतना हम बेहतर काम कर सकते हैं। सिर्फ बिल्डिंग में विकास पर ढूंढिए, बिल्डिंगें सरकार बना के खाली छोड़ देती है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते हैं। तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास बंद हो जाए। बाकी मैं पूरा दिन बाहर थी, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा आप सबने सुना, बहुत इसके लिए धन्यवाद। आप सभी की सकुशलता की कामना करती हूँ, मैं विदा लूंगी। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद। यहाँ के हर जगह निगमित सामाजिक दायित्व की बात हो रही है, लेकिन
जो इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है और उसमें हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने एक और भी बात सही कही कि धनबाद का या झरिया का नेगेटिव ब्रांडिंग ज़्यादा हो रहा है, उस पर भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। और उसमें चूँकि सिटी लाइफ की तरफ से तो मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन और भी कॉर्नर से इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अपने वक्ताओं को, उच्चासीन वक्ताओं को सुना और अपने सभागार में उपस्थित लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि उनके विचारों को सुनने के बाद अगर आपको कोई उसमें से क्वेश्चन लगता है, कुछ प्रश्न उनसे पूछा जा सकता है कि जो उन्होंने सलाह दी या जो उन्होंने योजना बताई, उस योजनाओं को मूर्त रूप देने में कोई शंका हो सकती है या कोई बाधा आ सकती है, किसी भी तरह की बाधा आ सकती है। यदि उससे संबंधित कोई प्रश्न आपके दिमाग में वक्ताओं, हमारे वक्ता इसके लिए समय निकाल करके आप अपने सवाल का जवाब देने की स्थिति में हैं। और उसके बाद हम इस सत्र को, राजनीतिक लोगों के सत्र को समाप्त करके आगे सत्र की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारा एजुकेशन का सत्र है, स्वास्थ्य सेवा का सत्र है, चैम्बर के पदाधिकारियों को लेकर के एक सत्र है, समाज सेवियों का सत्र है। उन सत्रों को आगे बढ़ाएंगे। यदि आप में से किन्हीं से यहाँ मंचासीन वक्ता में से किन्हीं से कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न आपका संक्षिप्त हो और स्पष्ट हो तो ज्यादा बेहतर है। माइक पहुंचाइए। अपना परिचय देकर फिर सवाल पूछें। अपना परिचय दें। मैं रुपेश मंडल, मैं गोविंदपुर क्षेत्र से हूँ और मेरा सवाल खास करके यहाँ तो सत्ता में है हमारे विधायक मैडम पूर्णिमा नगर सिंह से, और बाकी ये सवाल सिर्फ पूर्णिमा नगर सिंह जी से नहीं। एक व्यक्ति से एक ही प्रश्न हम लेंगे जी, फिर दूसरे को सामान्य रूप से प्रश्न का अवसर प्राप्त होगा। मैं आपके कौन से वाले प्रश्न का उत्तर दूं पहले? आपकी बात, आपका आरोप और आपका फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल सही है, मैं इस बात को मानती हूँ। लेकिन अगर ये प्रश्न ऐसे विधायक मुझसे है और सरकार का, तो मैं इतना कहूँगी तो ऐसे सरकार का प्रतिनिधि होने के बाद मैं मानती हूँ ये बात कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन कुछ हमें विरासत में मिलता है। विरासत में जो हमें सिस्टम मिलता है, आप बोलते हैं ना आजकल बड़ा एक शब्द चला है सिस्टम, और सिस्टम को हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि हम सिस्टम को बदलें, लेकिन जब तक हम सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं जितना हमें बदलते हैं। मैं आपकी उस बात से सहमत हूँ जहाँ आप ये कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं उचित नहीं है, उचित ही नहीं अनुचित, उचित तो नहीं है ये बोलूँ से अनुचित है। तो एज ए विधायक मैं क्या सोचती हूँ, मैं इस बात से सिर्फ फ्रस्ट्रेट होती रहूँ कि मैं नहीं कर सकती, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ला सकती, मैं ये नहीं कर सकती, या जो अवेलेबल है मैं उसमें कुछ बेहतर बदलाव कर सकूँ। मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज जब हम विधायक बने तो ये आया कि उस कॉलेज में मेडिकल कॉलेज था और उसकी सीटों को घटाकर 50 कर दिया गया। नेशनल मेडिकल काउंसिल जब जो है चेंज होता है, उन्होंने MCI जब कन्वर्ट होता है नेशनल मेडिकल काउंसिल में, और उनका जो रिसर्च होता है वो आते हैं यहाँ पर अपना सब करते हैं एग्जामिनेशन, और वो क्या करते हैं कि यहाँ तो 50 होनी चाहिए सीटें 100 क्यों है। मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं वापस उसे 100 कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो उसमें अधिकतर झारखंड के उन घरों के बच्चे हैं जो बढ़िया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब मेरे पास दो, या तो मैं कॉलेज की स्थिति देखकर फ्रस्ट्रेट होती रहूँ और कुछ काम न कर पाऊँ, या मैं वो करूँ कि जो हर संभव सहायता है, हर संभव जो मदद हो सकती है, जो व्यक्ति वहाँ आए उसके लिए मैं वो कर सकती हूँ। मैंने हर वो संभव प्रयास किया एज ए सरकार का प्रतिनिधि। लेकिन आपकी बात से मैं पूर्णतः जो है सहमत हूँ कि व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए, व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए, विशेष करके सरकारी सुविधाएं। एक बात याद रखिएगा मंडल जी की कोविड के टाइम में सारे सरकार जो है प्राइवेट अस्पताल बंद करके चले गए थे। मैंने डॉक्टर्स को फोन किया था, ना वो पेशेंट्स ले रहे थे, लेकिन उसी समय यही जिसको आज हम दोष देते हैं वही अस्पताल खुले हुए थे और उन्हीं अस्पतालों में पेशेंट्स को लिया जा रहा था। तो हमको आउटकटली रिजेक्ट
लेकिन रहना इसी समाज में, समाज को बदलने के लिए हमारे पास आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, बदलना है तो कुछ बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है आपका एयरपोर्ट का सवाल। एयरपोर्ट होना चाहिए था, मैंने अपने बोलने में भी ये बात कही, लेकिन अब नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं बेहतर? देखिए, पहले तो जमीन का इशू, यहाँ पर कुछ हुआ, जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई, सालों से चल रहा है, हो सकता है मेरे आने के पहले की ये बात रही हो झारखंड में, लेकिन उसके बाद भी अब किन कारणों से एयरपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है और कभी जमीन की उपलब्धता बताई गई और फिर उसके बाद कहा गया कि 100 किलोमीटर के रेडियस में आपको एयरपोर्ट नहीं किया जा सकता है। फिर कहा गया कि संथाल को ज्यादा जरूरत है, संथाल का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, धनबाद का काफी हो रहा है। तो ये सारी बातें हमको लगातार अखबार के माध्यम से या लोगों के माध्यम से, जो कि राजनीति में हैं, तो सुनते आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बोकारो में मिल जाता है और दुर्गापुर में है और अगर आसपास कहीं और जो 100 किलोमीटर रेडियस के बाहर हो, तो मुझे लगता है धनबाद के लोगों को इतनी जो है परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब तक आप लोग चुनकर यहाँ बिठाते रहेंगे, जनता यहाँ चुनकर बिठाती रहेगी, ट्रेन हो, एयरपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर वो आवाज उठाते रहोगे। आज बहुत खुश हूँ कि झरिया में एक बेसिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था और हम लेकर आए उसको, क्योंकि विजन चाहिए, प्लानिंग चाहिए। आप सोचिए कि जब आपके पास समस्या है तो आप सिर्फ राजनीति ना करें, समस्या को सुलझाने का प्रयास करें कि आप कैसे करेंगे उसको एज ए टास्क। जब तक आप एक राजनेता नहीं लेगा, समस्या सुलझने वाली नहीं है। मुझे नहीं पता आप कितना सहमत हैं मेरी बातों से, लेकिन मैं प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न करता है? टॉकिंग आगे तो क्या आगे आवाज आ रही है? आप बात कर रहे थे जीरो कार्बन इमिशन की, विच इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट 2050 के आसपास से। The whole point is, what's your vision about it? You definitely talked about it, but as a friend, as a classmate, I am just asking what's your vision about it. Your vision regarding the zero carbon emission. I just wanted to ask you your vision regarding the zero carbon emission. See, I believe my friend Abhishek Pratap could not get my point very clearly. I could not get clarity to my opinion. The thing is that, like, carbon emission, I was talking about an economy based on coal as a whole, because the economy of Dhanbad, as I said, is based on. My question, my whole question is that we have to shift from carbon emission, we have to shift from coal-based economy. So what else is required? When we are shifting from coal-based economy, Dhanbad being a predominantly coal-based area, we have to shift from coal-based economy. What are the things which we need to do? See, I gave an example of Dubai, or for that matter, United Arab Emirates. It's an oil-based economy. Yes. But alternatively, they are developing the tourism infrastructure as well. Yes, but the whole point is it's a marine-based economy. They have a whole marine line, a coastline which can be developed into a tourism-based economy. Dhanbad is a landlocked place. I'm sorry, It has not the meaning. it's not our discussion. Sir, I tell you something. I'm not talking about tourism. Tourism is a part of economic planning that we are talking about. I have talked about, I discussed even about the healthcare infrastructure which we are talking about. Dhanbad has come very far in terms of health infrastructure. We are talking about when it comes to developing education infrastructure. For that matter, I have been to Kota in Rajasthan. The whole economy is based on education, like competitive exams and all. So why cannot Dhanbad be education और Dhanbad एक शिक्षा का केंद्र क्यों नहीं हो सकता? धनबाद एक चिकित्सा का केंद्र क्यों नहीं हो सकता? धनबाद एक पर्यटन का केंद्र क्यों नहीं हो सकता? This matter has been already taken by the central government at level. I'm sorry. This is not going to be decided at Dhanbad level. So this has nothing to do with Dhanbad. See, I cannot as कि सब कुछ बने हमें बहुत विरासत में मिला है. हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है, PMCH की for that matter अगर डिस्कशन हो रहा है तो हमें विरासत में मिला है. लेकिन सब कुछ हम सरकार पर नहीं छोड़ सकते हैं. हमें अभी आपको जानकारी मिली है, हमारे क्रिकेट संघ के विनय सिंह जी यहाँ पर है. धनबाद में क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो इंटरनेशनल यहाँ पे रणजी मैचेस होंगे.
तो कहीं ना कहीं इन सब लोगों को वैकल्पिक जो हमारी इकोनॉमी में वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। ठीक है, थैंक यू। आई बिलीव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। थैंक यू। Discuss it. No more discussions. थैंक यू। को समापन की ओर बढ़ाते हुए क्योंकि हमारे सत्र के जो वक्ता लोग हैं उनके लिए सिटीलाइट की तरफ से एक स्मृति चिन्ह के रूप में हम कुछ समर्पित करना चाहते हैं। स्मृति चिन्ह के रूप में एक तस्वीर होगी और वो तस्वीर यही की होगी जो उस समय वो वक्ता के रूप में बोल रहे हो या मंचासीन हो या पौधा लेते हुए सम्मान ग्रहण कर रहे हो, उस समय वो तस्वीर खींची गई थी और उसे प्रिंट करके एक एल्बम में ढाल दिया गया और वो वही हमारे लिए एक स्मृति चिन्ह के रूप में है जो हम अपने अतिथियों को समर्पित करेंगे। मैं कभी नमन जी से आग्रह करूंगा कि हमारे जो मंचासीन अतिथिगण हैं उन्हें वो स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे। इस बीच हम स्वागत करेंगे IIT ISM के निदेशक प्रोफेसर मिश्रा सर हमारे बीच आ गए हैं। तालियों से उनका अभिनंदन करें। हमारे क्षेत्र के विद्वान प्रोफेसर मिश्रा साहब का बहुत बहुत स्वागत है और IIT ISM के उप निदेशक डॉक्टर धीरज भी हमारे बीच आ गए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नवनीत जी से आग्रह है कि हमारे मंचासीन वक्ताओं को जो राजनीतिक सत्र के वक्ता थे उन्हें स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करें। करके IIT ISM के निदेशक एवं उपनिदेशक प्रोफेसर मिश्रा सर और धीरज सर हमारे बीच हैं। उन्हें पौधा देकर के उनका चर्चा चली थी, उसके लिए मैं बीच में आप लोगों का कुछ समय ले रहा हूँ। हमारे बीच बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के पूर्व अध्यक्ष और सामाजिक जनचेतना के प्रखर झंडा बरदार माने जाने वाले विजय कुमार झा जी हैं। लंबे समय तक उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी की सेवा की और उस राजनीतिक पार्टी को मुकाम तक पहुँचाया और बाद में सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने समाज सेवा के लिए अपना स्थान बनाया है। उन्होंने कुछ माह पहले एक पत्र लिखा था भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय को, वहाँ से जो उन्हें उत्तर मिला है अवर सचिव का, उसमें यह उत्तर मिला है कि राज्य सरकार की ओर से किसी तरह के एयरपोर्ट का प्रस्ताव नहीं है, जिस वजह से बाद में किसी तरह के एयरपोर्ट की स्थापना की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इसके बाद उन्होंने ये पत्राचार नहीं रोका है, उन्होंने पुनः राष्ट्रपति को एक पत्राचार किया जिसमें राष्ट्रपति महोदय ने विषय की गंभीरता को देखते हुए उसे याचिका के रूप में स्वीकृत किया है और उसे गृह सचिव को भेजा है। वस्तुतः उसकी बात आगे बढ़ी है। मुमकिन है कि आने वाले समय में जिस तरह से हमारे वक्ताओं ने कहा कि सबों का सहयोग जरूरी है, जैसा कि झरिया के विधायक मनिंदर सिंह ने कहा कि गिलहरी का जो योगदान था उस योगदान को भी हमें उस तरह का भी योगदान करना होगा। छोटे छोटे योगदान रूपी बूंद से ही हमारा जो विकास रूपी घड़ा है वो भर पाएगा। यूं कहें विकास तो हमेशा संपूर्ण नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर वो विकास घड़े के गले तक भी आ जाता है तो हम लोग इस माने में सौभाग्य भाग्यशाली होंगे। मैं नवनीत जी से पुनः आग्रह करूंगा कि हमारे मंचासीन वक्ताओं को राजनीतिक सत्र के वक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। इसके बाद हम दूसरे सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। से आग्रह करूंगा कि पूर्णिमा सिंह को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगी। तस्वीर अभी की है, अभी जब वो वक्ता के रूप में बोल रही थी उस तस्वीर खींची गई है, उसे प्रिंट करा करके उसे एल्बम में ढाल करके समर्पित किया जा रहा है। ये तस्वीर एक यादगार के रूप में रहेगी और इस बात का प्रबल सबूत रहेगी कि सिटीलाइट ने कॉन्क्लेव का आयोजन किया था और उस आयोजन में आप लोगों ने शिरकत की थी और विकास की उसमें बात हुई थी। कृपया तालियों से कोई कमी न रखें।
राजनीतिक सत्र के कृपा करेंगे और वो कहीं जाएंगे नहीं, हमारे सभागार में उपस्थित रहेंगे। जिस तरह से उन्हें लोगों ने सुना है, मैं उम्मीद करता हूँ वे भी लोगों को सुनेंगे। तो अब आग्रह ये होगा कि अगला सत्र